हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आस्था रीडर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि इस चैनल पर यानी आस्था रीडर पर मुकम्मल सीटेट का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, जिसमें कोई भी पैसे नहीं लिया जाएगा आपसे। इसमें मैं नोट्स के साथ यानी एक थ्योरी के तरह सारे वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करके एक नोट्स को उसको भी अपलोड करूंगा, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन होगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करूंगा। मगर आज के इस वीडियो पे हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ में। हम पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हमने 10 क्वेश्चन लिया है, और इस 10 क्वेश्चन पर हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और अक्सर पूछता है। तो इसीलिए आप सभी इस एग्ज़ाम जितने अभी हमने क्वेश्चन लिया है इसको आप ध्यान से देखिए। और साथ ही मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सभी एक पेपर और पेन लेकर के बैठिए। मेरे से बनाने से पहले आप वीडियो को रोक करके थोड़ा क्वेश्चन को पहले खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हल हो जाए तो आप उस तरह से लिख करके एक नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन को 1 नंबर करके और उसका जो भी आंसर आप चूज़ किए उस तरह से, और लास्ट तक देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, यानी 10 में से कितना सही हो रहा है। तो चलिए आज के ये पहले वीडियो में हम पहला क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी एक शिक्षक जो प्राथमिक स्तर के जो भी एक शिक्षक है उनको निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान की दक्षता को, या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता को। देखिए आप सभी एक बार आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ। तो इसका एकदम राइट आंसर होगा धैर्य और दृढ़ता को। एक पॉजिटिव वर्ड है ये दोनों, और यही इसका आंसर होगा। मैं अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। पठन मतलब पढ़ना, रीडिंग, ओके। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, पहला तो उतना सही नहीं लगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये तो एकदम निगेटिव ऑप्शन है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक का शिकायत करनी चाहिए। ये भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट जो है सबसे अच्छा ऑप्शन इसका ये वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन 20 का हो जाएगा। ओके फाइन। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे जाते। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी सोचना प्रारंभ करता है, थिंकिंग करना प्रारंभ करता है। थिंकिंग करना जब प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो देखिए क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, या फिर क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था में करता है। बताइए इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी में इसका ये राइट आंसर है। और इस अवस्था में बच्चे चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। ओके। अब देखिए ये एक चीज़ और बता दूं कि ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। ये अवस्था जो है बच्चों में 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा तरीका है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ये उतना सही आंसर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप
विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बताइए इसका एक्चुअल क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आपसे बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है डी होगा, यानी क्षमता के अनुरूप विभिन्न यानी अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी आंसर नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं हम लोग। 5 में क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण है। ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के कारण पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। ये अंक वाला तो अजीब सा है, ये एकदम नेगेटिव है। आगे देखिए क्या करा, डी नंबर, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण। बताइए इसका असल आंसर क्या होगा। यह है 5 नंबर का, और इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, ये पहला आंसर जो है वो बेहतरीन आंसर है, ये वाला यानी 1 नंबर का। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 5 का आंसर ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर के प्याजे आ गया। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से उससे ऊपर में होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, या फिर डी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर के 11 तक होता है। बताइए इसका असल यानी सही आंसर क्या होगा। जी, इसका सही आंसर जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये सबसे लास्ट अवस्था होता है, यानी प्याजे के द्वारा बताया हुआ ये लास्ट ऑप्शन है, जो 12 से ऊपर की अवस्था होता है, 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होता है। अब हम लोग चलते हैं 7वीं क्वेश्चन पर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बताइए ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, सही से बताइए। देखिए ये जो डी नंबर है एकदम राइट आंसर है डी नंबर का, यानी जो वास्तविक दुनिया यानी रियल जो इधर वर्ल्ड है उस वर्ल्ड का उदाहरण से बच्चों को समझाना सिखाना, ताकि बच्चे जो है सारी चीज़ों को सही तरीक़ा से समझ पाए। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से कथन को सीखने का प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ये नेगेटिव इसका आंसर ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, यह शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये तो एकदम से डी नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ओके, अच्छा, इसमें ये तीनों सही है क्योंकि नेगेटिव मंगा है, तो बिल्कुल ये ही आंसर होगा क्योंकि ये नेगेटिव में मंगा और ये नेगेटिव है एकदम से, तो डी नंबर है इसका राइट आंसर। क्योंकि ये नेगेटिव में मंगा था, मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको नेगेटिव में खोजना है, तो नेगेटिव ऑप्शन आपका ये वाला है। फाइन, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जिसमें लिखा हुआ है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। दृष्टिबाधित मतलब जिसको दिखाई ना देता है, ओके, जिसको दिखाई ना देता है वो दृष्टिबाधित हो गया। विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। अब आगे देखिए, विद्यार्थी के, ये विद्यार्थी है ना, हमेशा इसको लिंक करके आगे पढ़िएगा। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किए जाना चाहिए और
श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ये एकदम बहुत अच्छा ऑप्शन है। श्रव्य मतलब होता है सुनना, सुनने से रिलेटेड है। ओके, सीडी का मानी होता है जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसका हेल्प, जो रिकॉर्डिंग करके किसी चीज़ को सुनाया जा सके बच्चे को। जो भी चीज़ उसको पढ़ाना है बोर्ड पे पढ़ाने से बेटर है कि उसको सुनाया जाए ताकि उसको याद हो जाए। वो देख नहीं पाता तो उसको वो सुन करके उस चीज़ को वो लर्निंग कर सकता है, बच्चे अधिगम कर सकता है। आगे देखिए, ये दूसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने का छूट मिलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एकदम बेस्ट ऑप्शन है, बच्चे को हेल्प यहीं से मिलेगी। तो ये ऑप्शन सही है। अब चलेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, या सभागार, घर, खेल का मैदान। तो सबसे अच्छा और बेहतर तरीका जो है जहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, देखिए मेरे पास पेन पेंसिल नहीं है इसलिए इस तरह से लिखा जा रहा है। खैर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है संज्ञानात्मक विकास, तो उसको सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित कहाँ किया जा सकता है, तो विद्यालय और कक्षा के पर्यावरण में किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे बच्चा अच्छा तरीका से संज्ञानात्मक विकास अपना कर सकता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकता है। यानी इसका आंसर जो है ए हो गया। फाइन, आप सभी का यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप कमेंट में करिए कि आपने इस 10 क्वेश्चन में से, आपको अभी जो 10 क्वेश्चन मिला, इस 10 में से आपने कितना हासिल किया। जितना हासिल किया उसको आप बताइए कमेंट पे लिख करके, और फिर मैं 10 क्वेश्चन का एक और एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसको फिर पढ़ाऊँगा। फिर ऐसे धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आखिर तक जाते 2-3 वीडियो के बाद मैं 30 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आऊँ, 30 क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आऊँ, जो आपको आसानी तरीक़ा से एग्ज़ाम में जिस तरह से 30 क्वेश्चन का पूछा जाता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और आप उसको अच्छा से अगर हल कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा से बिल्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को ही चुन करके लाया हूँ। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेगी। इसीलिए आप सब इसको सही तरीक़ा से हल कीजिए और इसको कई बार रिवीजन भी करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके जो दोस्त यार साथी है, जो आपके अपने हैं, उसको भी इस वीडियो का लिंक भेजिए ताकि उनको तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी फ़ायदा उठा सके। और आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि हमारे वीडियो की क्वालिटी और बाकी चीज़ों को भी इम्प्रूव करूँ, जिससे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आखिर तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।